प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कई रोज़ गुजरने के बावजूद आज भी आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है ये एक मौमा बना हुआ है, पहेली लगता है और एक राज लगता है। हुक्मरान इत्तेहाद आइन के बुनियादी ढांचे में किस हद तक तब्दीली चाहता है, इस पर भी कन्फ्यूजन है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि नून लीग नंबर पूरे नहीं कर सकी और अब मतनाज़े तरमीम लाने की अवलीन ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने ली है। मुसव्वदे पर राजदारी और उजलत दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्हें पहली नाकामी की वजह अगर कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। और ये भी हकीकत है कि हतमी मुसव्वदा अभी सामने आना बाकी है। बिलावल भुट्टो इस आइनी तरमीम पर कह चुके हैं कि तरमीम में ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल नहीं, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी का तर्ज़ सियासत नहीं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी तरमीम है कि जिन पर शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि बिलावल अपने नाना यानी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के बनाए आइन को दफन कर रहे हैं। ऐसी कौन सी तरमीम है कि चेयरमैन बिलावल ख़ुद कह चुके हैं कि मीडिया पर चलने वाला तरमीम का मुसव्वदा असल नहीं, तो फिर असल की पर्दादारी क्यों है? ऐसी कौन सी तरमीम है कि पाकिस्तानी सियासत में मुफाहमत का बादशाह कहलाने वाले जरदारी साहब जो ख़ुद मौलाना को मनाने गए लेकिन मौलाना नहीं माने? ऐसी कौन सी तरमीम है जिन पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कोट किया कि मौलाना साहब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइनी तरमीम को लाना हमारी मजबूरी है, जिस पर जवाब दिया बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कि आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। ये मौलाना की तरफ से ये जवाब दिया गया। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी ये समझती है कि कंसेंसस के साथ तरमीम लाई जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजाहतें दे रही है। कल 2 दिन पहले जो मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना साहब ने कहा कि जो हुकूमत है जो तरमीम लाने जा रही है, जो लाना चाहती थी, ये ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरमीम हुकूमत लाना चाहती थी। लेकिन हम सब देख रहे हैं इस हुकूमत को तरमीम लाने में नाकामी हुई। उस रोज़ बहुत कुछ गैर मामूली हुआ, जैसे रात भर हमने देखा पार्लियामेंट और इसके मेंबरान को रोके रखा गया। फिर ये सियासत हमने देखी कि किस तरह एक भौचाल भी हमने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि रात के अंधेरे में हुकूमत करना चाहती है। एक मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए ऐसी तरमीम को लेकर आना जिसमें जो वुकला बिरादरी है वो भी डिवाइडेड नज़र आ रही है। वुकला बिरादरी का एक हल्का कहता है कि हम तहरीक चलाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के मुसावी किसी अदालत को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान में एक ही अदालत है, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, हम नहीं मानेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। दूसरा ग्रुप कहता है कि आइनसाजी, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है जिससे कोई नहीं रोक सकता। और मखसूस नशिस्तों के मामले पर हमने देखा कि स्पीकर साहब ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का के 8 रुकनी बेंच का जो वज़ाहती ऑर्डर था उस पर भी चीफ जस्टिस ने सवालात पूछ लिए हैं कि कैसे उनकी इजाज़त के बगैर, कैसे मीटिंग बुलाए बगैर आप लोगों ने ये वेबसाइट पर ये वज़ाहती ऑर्डर जारी कर दिया। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर भी है, कन्फ्यूजन भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मेयर कराची बैरिस्टर सैयद मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं है 73 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, कंसेंसस बिल्ड किया। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई, कंसेंसस बिल्ड किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो तगो-दो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे थे इन आइनी तरमीम को लाने के लिए, खासकर मौलाना साहब को राज़ी करने में नाकाम रहे। क्या वजह लगती है कि आप लोग कामयाब नहीं हो सके, नून लीग कामयाब नहीं हो सकी मौलाना को मनाने में, ना आप लोग राज़ी कर सके? आपको हम देखते रहे, आप मीटिंग में शामिल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह सिर्फ करना चाहूँगा। जब आप शुरू में अपने इंट्रो में बता रही थी कि मौलाना साहब के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी बिलावल साहब की कोई मजबूरी है और हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है।
मैंने पहले भी रिकॉर्ड पर आके इसकी दुरुस्तगी की और बिलावल साहब ख़ुद भी ये कह चुके हैं कि इस तरह की कोई गुफ्तगू, कोई बात वहाँ पर नहीं हुई थी और इस तरह का बयान बिलावल साहब से मंसूब करना थोड़ा सा गैर मुनासिब है। तो मैं चाह रहा था कि सिर्फ ये तस्हीह कर दूँ। अब मैं आपके सवाल के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आप जरूर जवाब दें इस पर। कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई, बहुत से इंटरव्यूज में उन्होंने आके कहा कि वो भी अपनी बात पर कायम है। अब आगे बात कीजिए। अब अगेन आप उसी पे जाना चाहती हैं, मैं फिर बताऊं। कामरान साहब ने एक दिन कुछ कहा, एक दिन कुछ कहा और उनके बयानात में तजाद है। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ, मेरा कायद अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ उसको बार बार रिपीट करना थोड़ा सा गैर मुनासिब है। आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कामयाबी और नाकामी तब होती है जब मामला निमट जाए। अभी तक तो मामला जो है वो पार्लियामान के सामने आया नहीं है, तो इस वक्त ये कहना कि वो कामयाब हो गए या नाकाम हो गए ये थोड़ा क़ब्ल वक्त है। जब मामला पार्लियामान में आएगा और जब वोटिंग होगी तब हमें अंदाज़ा होगा कि आया ये तरमीम जो है वो कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई। पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मशावरत के साथ जितना ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है इस कानूनी मुसव्वदे के ऊपर, आइन में जहाँ जहाँ इस्लाहात लाने की ज़रूरत है अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि एक आम आदमी को सस्ता मेयारी फौरी इंसाफ मिल सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है कि कम से कम कंट्रोवर्सी हो और जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ ये अदालती इस्लाहात का प्रोसेस हो पाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर फोकस करी। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि जो ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखा था मियां नवाज शरीफ के साथ, हम उस ख्वाब को पूरा करने में इंशाअल्लाह इस पर मैं आपसे बात करती हूँ कि 2006 में देखा हुआ जो ख्वाब है वो 18 साल के बाद ही क्यों बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है कि उस ख्वाब को पूरा किया जाए। नंबर एक, इस पर मैं बाद में बात करती हूँ। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं, इसी पे अभी कर लें जी, कर लें जी, कर लें, अभी कर लें शादिया इसके ऊपर कर लें 18 साल के बाद ही क्यों? 2008 में आपकी हुकूमत जी, उसके बाद नून लीग की 2013 की हुकूमत जी, प्लीज़ मैं बताता हूँ। 2008 में हमारी हुकूमत आई और हमारी हुकूमत के टाइम पे जब 18वीं आईनी तरमीम की जा रही थी, पीपल्स पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कमिट किया था आवाम को, हमें उसको फुलफ़िल करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ साहब ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसके ऊपर वोटिंग की जाए और फिर पीपल्स पार्टी को अनफॉर्चुनेटली चूँकि नंबर्स नहीं थे हमारे पास, हम अकेले कर नहीं सकते थे और ये बात नवीद कमर साहब फ्लोर ऑफ दी असेंबली भी कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी अपनी बात पर कायम थी, नंबर एक। नंबर दो, 2024 में जब बिलावल साहब इंतखाबात लड़ने के लिए गए तो हमारा जो 2024 का इंतखाबी मंशूर है उसके अंदर एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स बनाएंगे आइनी इस्लाहात के ज़रिए। और मैं समझता हूँ बिलावल साहब इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर चल रहे हैं कि मैं अपनी वालदा का वादा, मैं अपने मंशूर का जो वादा पाकिस्तान की आवाम से किया था उसको पूरा करने में अपना किरदार अदा करूँ। सही। मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि आइनी तरमीम का मामला इतना मतनाज़ क्यों बना? नून लीग के अपने लोगों को नहीं पता था, MQM के लोगों को नहीं पता था। हाँ, जब हम उनसे पूछते थे, बात करते थे, वो कहते थे हाँ तरमीम होने ज़रूर जा रही है। होने क्या जा रही है, किस चीज़ पर हमने वोटिंग करनी है, ये किसी को नहीं पता। मतलब कि पार्लियामेंट जिसको आवाम ने वोट दिया है उनसे ही राजदारी से खुफिया मामलात रखे जाएं, सिर्फ पार्टी हेड्स तक और 4-5 पार्टी के जो की लीडर्स होते हैं उन तक सिर्फ चीज़ों को शेयर किया जाए। आपको लगता है ये फेयर है? पार्टी के लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, नून लीग के बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मुसव्वदा क्या है, हमने किस चीज़ पर वोटिंग करनी है। देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो आपने कहा कि एक तनाज़ा खड़ा हो गया ना। मुझे बताइए, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बल्कि मौजूदा क्या पिछले कई साल तक आप अगर देखें, नज़र डालें तो हर चीज़ के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो जाता है। बदकिस्मती के साथ हम सियासी तौर पर इतना तिश्नगी का शिकार हैं, इतना पोलराइज हो चुके हैं कि हम कोशिश करते ही नहीं हैं कि कैसे डिफरेंसेस को ब्रिज कर सकें। मैं समझता हूँ कि हमें कौम के बेहतर मफाद में
पार्लियामान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और अपने ज़ाती मफादात से आगे बढ़कर हमें मामलात को तय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तनाज़ा तो मैं बताऊँ शाज़िया हर चीज़ का खड़ा रहेगा। शायद तनाज़ा इस बात पे भी हो जाए कि मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा या शाज़िया ने क्या कहा या किसने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कभी कभार जिम्मेदार कौमों को उस तिश्नगी को ख़त्म करके अपने डिफरेंसेस को ब्रिज करके कौम को मसाइल के भंवर से निकालना होता है। एक तूफान से अगर ये कश्ती निकलकर स्मूथ रास्ते पर चलना शुरू हो गई है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनना पसंद करेगी? IMF का बकौल आपके जैसे अभी तक तो बड़ी कन्फ्यूजन है, लोन भी मिलने जा रहा है, हालात भी बेहतर हो गए हैं, महंगाई भी सिंगल डिजिट में आ गई है, तो हालात की बेहतरी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी? देखिए शादिया, पीपल्स पार्टी जो है ना हालात के ऊपर फैसला नहीं करती है। पीपल्स पार्टी अपने नज़रियात पे फैसला करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मशावरत की, आसिफ जरदारी साहब ने मशावरत की और फैसला ये हुआ कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज तक की पोजीशन हमारी यही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर हुकूमत अच्छा काम करेगी हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और जहाँ जहाँ हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं अपनी ज़ात से बालातर होकर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अफराद मैटर नहीं करते हैं, ये मुल्क मैटर करता है, इस मुल्क के इदारे मैटर करते हैं, इस मुल्क का आइन मैटर करता है। लेकिन मसला ये है कि जिनको आप राज़ी करने जा रहे थे, कभी नून लीग राज़ी करने जा रही थी मौलाना साहब को, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी करना जा रही थी, मीटिंग्स में आप भी शामिल होते थे, वही मौलाना साहब कहते हैं कि ये हुकूमत तो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम लाने जा रही थी। तो ऐसी कौन सी तरमीम थी जिस पर मौलाना भी राज़ी नहीं हुए? देखिए, मौलाना साहब ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया, लेकिन मौलाना साहब ने ये भी बयान दिया है कि मुल्क में अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने, उनकी सियासी जमात ने बार बार ये कहा है कि हमारा मौजूदा जो अदालती निज़ाम है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस तरीके से लोगों की तवक्कुआत हैं। मौलाना साहब ने बार बार ये भी कहा है कि पार्लियामान की बालादस्ती की जिद्दोजहद हम सब करते हैं और हम सब का टारगेट है कि पार्लियामान एक खुद मुख्तार और बालादस्त इदारा हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मौलाना साहब के किस बयान को देखना चाहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो आइनी तरामीम का मुसव्वदा है उसके ऊपर मशावरत चल रही है और सिर्फ मौलाना साहब के साथ नहीं, हर सियासी जमात के साथ चल रही है। स्पीकर साहब ने इसी टारगेट के साथ उस पार्लियामानी कमेटी को तश्कील दिया था, वो पार्लियामानी कमेटी अपना काम कर रही है। PTI से भी पसे पर्दा बातचीत चल रही है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि आईनी अदालतों के हवाले से इसके कंटेंट को लेकर कोई भी डिसएग्री नहीं करता, सारी सियासी जमातें राजी हैं, या PTI बशमूल PTI बात कर रहे हैं कि PTI से भी पसे पर्दा इस पर कोई बातचीत हुई? देखिए, पसे पर्दा नहीं, PTI के साथ तो पार्लियामानी कमेटी के अंदर खुल के बातचीत हो रही है। उस पार्लियामानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर साहब भी आते हैं, साहबजादा साहब भी आते हैं, गालिबन असद कैसर साहब भी आते हैं। तो कमेटी के अंदर जो इजलास उसके हो रहे हैं उसके अंदर तो गुफ्तगू शुनीद उनके साथ हुई है। मैं अगर ये कहता हूँ टेलीविज़न के ऊपर या और सियासी रहनुमा ये कहते हैं कि इन प्रिंसिपल इस आईनी अदालत के कॉन्सेप्ट से किसी को एतराज़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद हुई है, जब भी मैं ये बात कर पा रहा हूँ। मैं ब्लफ नहीं करना चाहूँगा इस बड़े अहम मसले के ऊपर। लोग पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन डीप डाउन इनसाइड सब इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हमें अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सोच ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुसावी अगर आईनी अदालत बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी? नंबर एक। नंबर दो, एक सोच ये है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला है। तीसरी बात ये है कि एक ऐसी पार्लियामेंट करने जा रही है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, उनको यही नहीं पता हम 45 के फॉर्म 47 के हैं। मैं शादिया इसके ऊपर क्या आपको बात कहूँ,
मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख पर आप नज़र डालें तो शायद सिर्फ 1970 के इलेक्शन को लोग कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद चाहे 85 का इलेक्शन हो, 88 हो, 90 हो, 93 हो, 97 हो, 2002 हो, 2008, 13, 18, अब 24, हर इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा होता है। हर सियासी जमात ये कहती है कि हमारे मैंडेट को चुराया गया है। तो क्या आप उन इलेक्शंस की फौकियत को भूल जाते हैं? क्या आप इस बात को भूल जाते हैं कि माजी में उन्हीं पार्लियामान ने आइन साजी भी की है और आइनी तरामीम भी की है? तो मैं समझता हूं जब आप कानूनी आइनी पैराए में चीज़ों को देखते हैं, एक जो उसूल है मुसल्लिमा, उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। बाकी इल्ज़ामात जो हैं तो वो तो 2013 के बारे में भी चलते थे, 2018 के बारे में क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे हैं। आपके टीवी चैनल पर भी बहुत सारी बातें 2018 के इंतखाबात के हवाले से चली हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं समझता हूँ एक आइनी पार्लियामान मौजूद है, उसके मेंबरान मौजूद हैं। अगर उस पार्लियामान के अंदर किसी रिजल्ट के ऊपर किसी को कोई शुकूक व शुबहात हैं तो उसका भी एक कानूनी प्रोसेस है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर वो केसेस चल रहे हैं जहां पर मौजूद जज साहिबान उसका फैसला करेंगे। तो मैं समझता हूं जब तक वो फैसला नहीं आता, इस तरह की प्रीमेच्योर गुफ्तगू करना, हम सियासी अखाड़े में तो ये बात कर सकते हैं, जलसे जुलूस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअली चीजों को जिम्मेदारी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं इस तरह का कमेंट करना। तनकीद हो रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट में फिर रोटी चोर, आटा चोर, चोरी के मुकदमात, जराइम, छोटे मोटे मुकदमात फिर सुप्रीम कोर्ट में हो गए, क्योंकि हम अब जो सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं मुकदमात कौन से चल रहे होते हैं। नहीं, आप क्या चाहती हैं जी शादिया? देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारे मुल्क में 90% जो केसेस है ना वो फौजदारी मुकदमात होते हैं, लोगों की जायदाद के डिस्प्यूट्स होते हैं, लोगों के बच्चों के कस्टडी के इश्यूज होते हैं, लोगों की कमर्शियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि वो केसेस सालों साल ज़ेरे इल्तवा रहते हैं? क्या आप मुतमईन है उस निज़ाम से? ये फैक्ट बिल्कुल है, लेकिन टाइमिंग, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। अब यहीं रुकें, यही शादिया, यहीं रुकें। शादिया, आपका जो कैमरामैन है, जो गरीब आदमी है, मेहनत कश है, उसका जो मुकदमा है उसकी तो डेली बेसिस के ऊपर सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो, इमरान खान का केस हो, आसिफ जरदारी का केस हो, उसकी डेली बेसिस के ऊपर सुनवाई हो जाती है। बिल्कुल। क्या हमें फैसला ये करने की जरूरत है, नहीं है? क्या हमें ये फैसला करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है कि हमें इस निजाम को ठीक करना है या नहीं करना? बिल्कुल है। अगर करना है तो आप मुझे बताइए शादिया, वो निजाम को दुरुस्त कौन करेगा? बिल्कुल सियासतदान करेंगे, बिल्कुल पार्लियामेंट में जिनको भेजा जाता है उन्हीं ने करना है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन बात ये टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। तो फिर उनको काम करने दें अपना। फिर ये सवालात उठते हैं कि एक शख्स के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ, किसके लिए किया जा रहा है आपको भी पता है। किस शख्स के लिए किया जा रहा है? आईनी अदालत में क्यों? किस शख्स के लिए? आईनी अदालत के सरबराह के नाम के तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम क्यों जुड़ रहा है? क्यों उनको मुताज़े बनाया जा रहा है? वाई? शाजिया, आप मुझे बताइए, कहीं ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे? क्या मंसूर अली शाह साहब नहीं हो सकते? क्या मुनीब अख्तर साहब नहीं हो सकते? क्या कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं हो सकते? क्या एतजाज एहसन साहब नहीं हो सकते? क्या रज़ा रब्बानी साहब नहीं हो सकते? क्या अली जफर साहब नहीं हो सकते? कहीं लिखा हुआ है ये? सही, लेकिन मुझे हैरत होती है कि वे शादिया, एक मिनट, विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, जी देखें, हम सियासतदानों पे तो तोहमतें रोज लगती हैं। हमें खुदारा जज साहिबान को जो कि इंसाफ का फैसला करते हैं ना, उनको इन तोहमतों से दूर रखें। दीज आर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पीपल। मैं तो नहीं चाहता पिछले कुछ अरसे ये जज साहिबान मेरी आपकी तकदीर का फैसला करते हैं। बंदियाल हो, साकिब निसार हो, फिर ऐसी शख्सियात को भी कॉन्ट्रोवर्शियल सियासतदानों नहीं बनाया। अगर कल सब कुछ गलत था, आज गलत है तो कल भी गलत था ना। फिर हम अगर एक चीज आज गलत है, माजी में इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। जी प्लीज। देखें शादिया, साकिब निसार साहब कंट्रोवर्शियल बने इसलिए कि साकिब निसार साहब ने डैम बनाने का फैसला किया। उन्होंने अब्दुल कुद्दूस के केस का फैसला नहीं किया, उसने मोहम्मद राजपर के केस का फैसला नहीं किया, उसने असलम खान के केस का फैसला नहीं किया, उसने बूटे के केस का फैसला नहीं किया, उसने डैम बनाने का फैसला किया। उसने 7 दिन अदालतें लगाई, लेकिन उसने कहा कि मैं अस्पताल का फैसला करूंगा।
कि अस्पताल कैसे बनेगा। सही। उसने फैसला किया कि मैं सियासी मामलात में कैसे इंटरवीन करूंगा, इसलिए कंट्रोवर्शियल हुए। इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए सबने जिद्दोजहद की थी, ये सोच के जिद्दोजहद की थी कि रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, अदालती इस्लाहात होंगी, लोगों के केसेस साल साल पेंडिंग नहीं रहेंगे और लोगों के केसेस फौरी हल हो पाएंगे। आप खुद एक वकील हैं, वुकला बिरादरी क्यों डिवाइडेड है इस पे? क्यों वुकला सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है फिर? देखिए, लोगों का मुख्तलिफ नुक्ता नजर होता है। मैं बहैसियत वकील गुलजार साहब की अदालत में अपीयर होता था। सख्त इख्तिलाफात है मेरे, जिस तरीके से गुलजार साहब अपनी अदालती प्रोसेस को कंडक्ट करते थे। उनके सामने मैंने कहा कि सर, आप इस तरह एक तरफा ऑर्डर दे देते हैं, गरीब की प्रॉपर्टी उसे छीन लो, उसके घर गिरा दो, और जो अमीर की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता। हमने तो अपना नुक्ता नजर उस वक्त भी मौजूद अदालत के सामने कहा था। तो देखिए, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा डाइवर्जेंट होता है। मुर्तजा वहाब साहब, आप हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं, लेकिन खुदारा आपने आईनी तरमीम का मुसविदा देखा था, उसमें आर्टिकल 63A में तरमीम होने जा रही थी। पूछ रही हूँ। 63 जी, आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग, जो एक फैसला उमर अता बंदयाल ने दिया था, आपको याद होगा, जिसमें हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को खत्म किया गया था। बिल्कुल 63। हाँ जी, तरमीम होने जा रही थी। मैं इसकी भी आपको गुजारिश करता हूँ। 63 जी, हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हुकूमत ने जो तजावीज़ पेश की हैं उसमें 63A शामिल है। और मैं आपको ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ। जब हफ्ते की रात को बिलावल साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी बैठे हुए थे, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 63A का ये जो आप तरमीम ला रहे हैं ये ना लाएं। आप खुद कहते हैं कि सर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है, सराहन गलत है, लेकिन कहते हैं सर आप तरमीम ना लाएं। जिसके ऊपर बिलावल साहब ने उनको कहा कि अगर हम सब मानते हैं, चाहे वुकला बिरादरी हो, सियासतदान हो, हम सब मानते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है, तो मुझे बताइए क्या दुरुस्त नहीं करना चाहिए? जो गलती हुई है उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए? लेकिन मैं एक बार फिर आपको कहता हूं कि अगर कंसेंसस होगा तभी तरमीम आ पाएगी, अगर कंसेंसस नहीं होगा तरमीम नहीं आएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उमर अता बंदयाल साहब ने जो 63A पर दिया था वो गलत है, लेकिन अगर आप लोग इस पे तरमीम करने जा रहे हैं तो ना करें। ये मौलाना साहब का मौकिफ था कि ना करें, भले ही गलत है। नहीं, ये मौलाना नहीं, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, मौलाना साहब ने नहीं कहा, ये कामरान मुर्तजा साहब ने कहा। अच्छा। कि फैसला बिल्कुल गलत है, लेकिन उसको दुरुस्त ना करें आप आईनी तरमीम के जरिए। इसकी वजह बिलावल साहब ने कहा कि पार्लियामान का काम है कि अगर इबाम है किसी चीज में, उस इबाम को दूर करना है। अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है या कानूनी सुकून या आईनी सुकून किसी फैसले की वजह से आ गया है, उसको दुरुस्त करना हमारा इख्तियार है, हमारा काम है। मैं एक सवाल किसी जज साहब को आईने पाकिस्तान ये इख्तियार नहीं देता कि आप अल्फाज को तब्दील कर दें, सही, या अल्फाज के अंदर किसी जुमले को ऐड कर दें। सही। अब मैं एक सवाल पूछूं, अगर आर्टिकल 63A में तरमीम हो जाती है, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है, तो 2/3 मेजॉरिटी की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? फिर वही काम, आप किसी को भी ले लें, 100 सीटों वाला भी फिर 2/3 ले लेगा, आप उसका बंदे खरीद लें, उसके बंदे खरीद लें, PTI के ले लें, नून लीग के ले लें, जिसकी 2 सीटें हो जाएंगी उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। फिर 2/3 का जो एक कॉन्सेप्ट है आईनी तरमीम के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? अभी भी इंपॉर्टेंस रहेगी। देखिए 63A क्या कहता है? 63A ये कहता है कि आप अपनी पार्टी का फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे 3 वजूहात में, और अगर आप फ्लोर क्रॉस करेंगे और आपने पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया तो आपको वायलेशन की सजा मिलेगी। हाँ। ये 63A में 18वीं आईनी तरमीम में डाला गया है। हाँ, वोट काउंट होगा, लेकिन आपको सजा मिलेगी। आईनी तरमीम में ये अल्फाज सुन तो लें जरा मेरे। जी, सजा मिलेगी, और सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये 18वीं आईनी तरमीम में यूनानिमसली इस क्लॉज को आइन में इंसर्ट किया गया। अब आप मुझे बताइए कि जो क्लॉज को 2/3 अक्सरियत के साथ या यूनानिमसली इलेक्टेड नुमाइंदों ने उस क्लॉज को इंसर्ट किया, क्या 3 जज साहिबान उस क्लॉज को तब्दील कर सकते हैं? उनको इख्तियार है इस बात का?
लेकिन यही मेरा सवाल है ना कि 2/3 की फिर इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? नहीं, लेकिन नहीं, शादिया एक मिनट, शादिया देखें जी। मैं पार्लियामान की बालादस्ती में बिलीव करने वाला आदमी हूं, मैं जमहूरियत में बिलीव करने वाला आदमी हूं। मेरी गुजारिश आपसे बड़ी छोटी है, हमें फैसला यह करने की जरूरत है, अगर मुल्क का वजीर आजम हो, मुल्क का सदर हो, वजीर आला हो, गवर्नर हो, सदर मुमलिकत हो, स्पीकर हो, अगर ये किसी कानून को मेजॉरिटी के बगैर तब्दील नहीं कर सकते, आइन को 2/3 अक्सरियत के बगैर तब्दील नहीं कर सकते, तो कोई जज साहब उस आइन के लफ्ज को कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या आप लोग अभी ये मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं पाकिस्तान की आवाम के सामने। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी मुतमईन है या कोई उम्मीद है कि ये आईनी तरमीम हो जाएंगी? देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आईनी इस्लाहात आने की ज़रूरत है, अदालती इस्लाहात आने की ज़रूरत है, और जितनी भी मशावरत हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हुई है, हम पुरुमीद नज़र आते हैं कि इसके ऊपर इंशाअल्लाह इन आईनी अदालत के कॉन्सेप्ट के ऊपर इंशाअल्लाह कंसेंसस बिल्ड करके 2/3 अक्सरियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कराची तर्जुमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करना था, कर लिया। सोशल मीडिया पर PTI से कामयाब, जबकि हुकूमत इसे फ्लॉप शो साबित करने में लगी हुई है। PTI को लाहौर में कड़ी शराइत के साथ जलसा करने की इजाज़त को ही पंजाब हुकूमत एक बड़ा एहसान कह रही है, और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की तकरीर ना होने देने को अपनी कामयाबी मान रही है। हुकूमत के लोग तो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इसीलिए वो लेट पहुंचे हैं। दूसरी तरफ PTI इस बात पर इतरा रही है कि नून लीग तो अली अमीन गंडापुर को अटक पुल पार ना करने की धमकियां दे रही थी, मगर वो तो तमाम तर रुकावटों के बावजूद लाहौर घूम कर चैलेंज को पूरा करके गए। ये सियासी महाजराई जो है अपनी जगह नाजरीन, लेकिन पहले से कारकुनों के इल्ज़ामात में घिरे हुए अली अमीन गंडापुर जलसागाह तब पहुंचे जब जलसे का वक्त ख़त्म हुए भी वक्त हो चुका था। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि बढ़ के अपनी जगह, लेकिन ना चाहते हुए भी नून लीग का जलसे की इजाज़त देना और अली अमीन गंडापुर का लाहौर आकर भी सियासी तकरीर ना करना, क्या ये किसी खामोश मुफाहमत का नतीजा है? क्योंकि हम सबको याद है कि इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था उसके बाद उसमें जो तकरीर की थी गंडापुर साहब में, बड़ी तनकीद हुई थी, जिस पर हुकूमत आज तक कह रही है कि पहले गंडापुर साहब माफ़ी मांगे। तो क्या ये किसी मुफाहमत का नतीजा था? ऐसी मुफाहमत जिसमें फ़रीक को हराया गया है और ना ही जितवाया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलों के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हुई है, कैसे ये बरकरार रहेगी? इजाज़त तो मिलना शुरू हो गई है जलसों की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर इत्तलात KP के हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। बैरिस्टर साहब, ये क्या होता है कि इस्लामाबाद का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, जब आप लोगों को पता है कि हुकूमत ने एक वक्त दे दिया है कि 3 से 6 में आपने जलसा करना है, तो कल तो उमर अयूब साहब भी जब वक्त ख़त्म हो गया तब पहुँचे, अली अमीन गंडापुर साहब भी लेट पहुँचे, क्यों वक्त की पाबंदी नहीं कर पाए? देखें जी, जलसा था, कोई फजर की नमाज नहीं थी कि जिसके लिए बाजुमात एक मुकर्रर वक्त होता है और उसके बाद वो नहीं हो सकती। बात यह है कि पेशावर से जुलूस की क़यादत करते हुए हज़ारों लोगों को और हज़ारों गाड़ियों के साथ आना, ये कोई आसान काम भी नहीं है और ये कोई ऐसा काम भी नहीं है जिसमें आप वक्त के कंट्रोल कर सकें अपने मर्जी के मुताबिक। वो वहाँ से अपने तयशुदा वक्त के तहत ही रवाना हुए, जो भी था उसके मुताबिक। पूरे सूबे से पहले तो लोगों को शुमाल में चतराल और दीर और स्वात से, और जनूब में डेर इसमाइल खान, बनू और कोहाट से काफिलों ने आकर एक मुकाम पे जमा होना था। वो जमा हुए 12 बजे के करीब, वहां से वो मूव किया उन्होंने और वो आते रहे। ठीक है, इन्होंने रुकावटें नहीं की, लेकिन ये इनका बयान है। मैं आपको वीडियो फुटेजेस दिखा सकता हूँ, हमारे कारकुनों ने बनाई हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने कंटेनर आड़े तिर से सड़क पे रखे हुए थे। और मैं आपको 2 जगह तो बता ही दूं, कोट मोमिन जो सियाल मोड़ के बाद आता है, वहां पर इन्होंने एक कंटेनर रखा हुआ था जिसके साथ मोटरवे पुलिस भी मौजूद थी, वो हटवाया गया, उसमें थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जब हम आगे आए और काला शाह काकू के करीब पहुंचे, लाहौर के करीब, वहां पर इन्होंने वो जो इंटरचेंज था उसको बंद कर दिया था, गाड़ियां खड़ी करके। वो क्या सीन था जब गंडापुर साहब वो एक बट मारकर वो शीशा तोड़ रहे थे गाड़ी का, वो क्या था? बस तो वो वही ना, गाड़ियां खड़ी की हुई थी ना सड़क पे, इसलिए ताकि ट्रैफिक बंद हो जाए। आड़ी खड़ी थी और पुलिस भी साथ पे खड़ी थी।
तो उसमें जो है वो रास्ता खोलने में यकीनन टाइम लगता है। जब बहुत बड़ा काफिला हो, लोग गाड़ियों से उतर रहे थे, फिर वो गाड़ियों में चढ़ते हैं ऑब्स्टिकल क्लियर करने के बाद, तो यकीनन टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें ये रुकावटें, ये 2-3 जगहों में रुकावटें ना होती तो हम टाइम पे जलसे में अली अमीन साहब पहुंच चुके होते, जलसा भी हो चुका था और खैर खैरियत से हो चुका होता। इन्होंने ड्रामाबाजी करनी थी, उन्होंने देख लिया इतना बड़ा काफिला आ रहा है, इतने हजारों लोग हैं, जलसा जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हुकूमत तो कह रही है कि तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में नाकाम रही है, लोग इनके साथ निकले ही नहीं है, ये कैसे जलसा करते? जी, आप अपने लाहौर में रहने वाले लोगों से पूछ लें, पीटीआई के कारकुनों से बेशक ना पूछें, ड्रोन फुटेजेस देख लें, आप जलसे के अपने जो न्यूट्रल किस्म के रिपोर्टर हैं उनसे आप बात कर लें, वो आपको बता देंगे कि जलसे का क्या हाल था। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर इत्तलात के हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मखसूस सीटों को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई वाला, तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त इलेक्शन कमीशन पर। दोनों तरफ से दबाव तो है, इलेक्शन कमीशन में इजलास पर इजलास हो रहे हैं लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्या होगा? इलेक्शन कमीशन पर दबाव किसका ज़्यादा है, स्पीकर के ख़त का या सुप्रीम कोर्ट के वजाहती ऑर्डर का? थोड़ा इलेक्शन कमीशन के माजी पर भी नज़र डाल लें तो अंदाज़ा लगाना यकीनन मुश्किल नहीं होगा। तो माजी तो हमें ये बताता है कि बज़ाहिर आज़ाद और गैर जानिबदार नज़र आने वाला इदारा जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, ये अपने फ़ैसलों को लेकर हमेशा ही मतनाज़िर रहा है। माजी हमें ये बताता है कि पिछले 2-3 सालों से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इल्ज़ामात की जद में है, जहां से जो भी फैसला आया वो पीटीआई के ख़िलाफ़ ही आया। माजी हमें ये भी बताता है कि जिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया गया, उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बाकी पार्टियों के लिए कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अहमियत नहीं दी। माजी हमें यह भी बताता है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनकर उसे आलू, बैंगन, चारपाई, चिमटा ऐसे इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए जो आज से पहले कभी किसी पार्टी को नहीं दिए गए। माजी तो हमें यह भी बताता है कि इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, वो है पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाना, और यही काम उससे आज तक हुआ ही नहीं और ना ही हो पा रहा है। और वरना आज जितनी उंगलियां उठ रही हैं शायद ऐसा ना होता। माजी हमें ये बताता है कि इलेक्शन 2024 से पहले और बाद में पाकिस्तान में अगर कोई सबसे मतनाज़े इदारा है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। माजी बताता है कि जब दोबारा गिनती का मामला आया तो पीटीआई की जीती नशिस्तें नून लीग की निकल आई, नून लीग के हाथों में दे दी गईं। माजी ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून से हटकर पहले पीटीआई की मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाली। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जब उसने रिवर्स किया तो आज भी इलेक्शन कमीशन मीटिंग पर मीटिंग ही करने पर लगा हुआ है। जब वजाहती ऑर्डर भी आ गया उसके बावजूद भी अमल दरामद से गुरेजा है इलेक्शन कमीशन। अब सवाल ये है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन अपने माजी से जान छुड़ा पाएगा, या जो माजी हमें बताता है वैसा ही आगे होगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर साहब, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि प्रेशर तो जाहिर है दोनों तरफ से है। एक सुप्रीम कोर्ट का वजाहती ऑर्डर जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा था, जिसको लेकर वजाहत मांग रहा था इलेक्शन कमीशन। तो जब वजाहती ऑर्डर आ गया उसके बावजूद भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करने से गुरेजा है। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो वजाहती ऑर्डर आया है उसका कोई प्रेशर है, या इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खत का ज़्यादा प्रेशर ले रहा है जो फैसला ही नहीं कर पा रहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का फैसला था उसको नजरसानी की दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा था कि तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है उसका सियासी वजूद नहीं है, और ना इनका कोई चेयरमैन है, ना कोई सेक्रेटरी जनरल है,
और तीसरी बड़ी अहम बात ये कही थी कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं हुआ है, तो आप हमें इलेक्शन कमीशन को किस तरह से डिक्टेशन दे रहे हैं। उसका पहले इसका सवाल का जवाब दें। उस पर जो है 8 जजों का वजाहती बयान जारी हुआ 14 सितंबर को, जिसपे उन्होंने उसका सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन 8 जजों के फैसले पर या वजाहत पर एतराज लगाया कि ये हमारी इजाजत के बगैर ये वेबसाइट पर कैसे चला गया। तो बहुत उन्होंने 9 सवालात कर बैठे। ये तो बड़ा मामला बड़ा सीरियस हो गया है जी। अब इसका जवाब ये होगा कि 9 सवालों का जवाब देना जो है वो रजिस्ट्रार का फर्ज है कि ये कहाँ से आया, किस कमरे में मीटिंग हुई, नोटिस जारी नहीं हुए, अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया, ये वजाहत कैसे जारी हो गई। तो ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मामला पैदा हो गया है। इन हालात को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि फिलहाल जब तक ये फैसला नहीं होगा उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि अक्सरियती फैसले से जब कोई सवाल पूछा जाए, एक अक्सरियती बेंच का अगर फैसला है और उसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं है उस फैसले में, इससे पहले माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि चीफ जस्टिस ने उस पर एतराज़ात लगा दी हों? देखो जी, माजी की मिसालें तो हम बेपनाह हमारे पास मौजूद हैं कि सब अनहोनी बातें हो रही है ना। सबसे बड़ी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 सवालों का जवाब तलब कर लिया है तो पहले उसका इंतजार करना होगा। और एक सबसे बड़ा एक आईनी तौर पर जो मसला पैदा हो गया है, जो इलेक्शन कमीशन को बला वजह बात नहीं आ रही, बात सही बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो काम कर रहे हैं जो लॉ ऑफ लैंड होगा। हाँ। अब उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास हो गया, सदर के दस्तखत हो गए, जिसके तहत 12 जुलाई का फैसला उस इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से गैर मुअस्सर हो गया। ठीक है, इस पर मैं बात करती हूँ। पहले मुझे बताएं, क्या 8 रुकनी बेंच क्या पाबंद है? अब वजाहती ऑर्डर अगर उसने जारी करना है, क्या वो पाबंद है कि पहले चीफ जस्टिस को बताए कि हम इसको वेबसाइट पर चढ़ाएं ना चढ़ाएं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे सवाल पूछा है। क्या बेंच पाबंद है चीफ जस्टिस को बताने का? नहीं, पाबंद तो इसलिए नहीं कि पाबंद से ऊपर एक और सवाल आ गया ना। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवाल कर दिए कि जनाब आपने जो वजाहत जारी की है उसके बताया कि किस कमरे में मीटिंग हुई, अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया, आपने फैसला कैसे कर दिया, वजाहत कैसे कर दी। ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मसला पैदा हो गया है। 8 जजों के फैसले के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े सख्त सवाल किए हैं। अब पहले वो मसला हल करें। इसके बाद जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास हो गया कि क्या आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था 12 जुलाई का, क्या उस पर अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या वो गैर फाल हो गया। ये बहुत से सवालात उठ चुके हैं। अब एक और अगर इसके अलावा भी तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अक्सरियती बेंच का फैसला आता है, लेकिन उस एक हुकूमत को फैसला पसंद नहीं आता और वो उसके लिए जो एक्ट ले आते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि एक्ट ले आए हैं। तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा है ना कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो खुद नजर आ रहा है ना कि जो हमारा 12 जुलाई के फैसले के बाद फौरी बाद अपना पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया जिसके तहत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत, जिसमें ये फैसला किया गया है कि 2017 से लागू किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर सकेगी। लॉ ऑफ लैंड बन गया है। पहले सारे मसले तो हल करें आइन और कानून की रोशनी में, इसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बैक पे चला गया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 सवाल है, उनका सवालों का जवाब दे, तब जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इसके बारे में गौर करेगा। लेकिन बहरहाल नजर ये आ रहा है कि जो लेकिन बजाय तो इलेक्शन कमीशन ने कंफ्यूजन पर वजाहत मांगी थी ना कि हम कैसे दे दें, क्योंकि इनका कोई चेयरमैन नहीं है, कौन दस्तखत करेगा, कौन अथॉरिटी होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, कोई अभाम नहीं है, जो 12 जुलाई का फैसला जो है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो संगीन इसके नतायज होंगे। तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद ना करना, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? नहीं, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इसलिए नहीं आ रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही सवाल उठा दिए अपने बेंच के ऊपर कि आपने ये सवाल जो किए हैं इसमें आपने अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया, रजिस्ट्रार को नहीं पता, वेबसाइट पे कैसे चला गया। उन्होंने तो इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया कि ये रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर किस तरह से चला गया, वेबसाइट के ऊपर फैसला वजाहत कैसे चली गई। तो पहले इस पर तो फैसला करें, इलेक्शन कमीशन पर बाद में आएंगे ना। अब उसकी वजाहत की खत्म होगी ना वैल्यू आज,
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 सवालों का जवाब देने से पहले उसे खत्म होगी वैल्यू। अब इलेक्शन के तो पाकिस्तान का स्पीकर के जवाब खत की अहमियत बढ़ गई है। स्पीकर का जो खत था वो एक रहनुमा असूल था कि हमें तमाम माजी के जो फैसले आए थे उस माजी के फैसले को देखते हुए आप इलेक्शन कमीशन फैसला करें। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया। अब वो उनका वजूद नहीं रहा, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रह गई। तो ये सारे मामला तो एक आयन और कानून के मुताबिक उन्होंने किया है स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने। तो ये सारे मामले भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो फैसला करेंगे आया स्पीकर या कुछ सेक्रेटरीट इस चीज की अथॉरिटी रखता है कि रखता है किसी पार्टी को डिलिस्ट करना। क्योंकि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो वाज़ह तौर पर कहा गया है अगर किसी पार्टी को डिलिस्ट करना है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।